हेलो एवरीबॉडी। अभी तक हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, कैसे फंक्शंस डिफाइन करते हैं, हाउ टू मिंट ERC-721 टोकन्स, और कैसे इवेंट्स डिफाइन करते हैं। नाउ लेट्स कवर हाउ टू इंटरैक्ट विद दीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आज की क्लास में ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द मेटामास्क, फिर देखेंगे गनाश क्या होता है, फिर जेसन आरपीसी क्या होता है, फिर कैसे डिप्लॉय करते हैं लोकल ब्लॉकचेन पे, एंड देन एट लास्ट विल कवर हाउ टू इंटरैक्ट विद दीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं मेटामास्क से। व्हाट इज़ मेटामास्क? मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं कि हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे ब्लॉकचेन पे, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शन हो रही है, एक फ़ी पे हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? किसी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उस केस में आता है वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। तो जैसे मेटामास्क है, मेटामास्क एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है जो कि यूज़ किया जाता है डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शंस के लिए। सिक्योर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये इनेबल करता है सीमलेस इंटरेक्शन विद इथेरियम ब्लॉकचेन और डी ऐप। वही बात है कि जब भी हम किसी डी ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं हम ब्लॉकचेन से, तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है? क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। ठीक है, ये एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इसकी एक एक्सटेंशन अवेलेबल है। सो ये लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है मेटामास्क को, कैसे इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है। जो लिंक प्रोवाइडेड है वो ये है। इस पे जाके ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम। जब इस पे क्लिक करता है तो जैसे सारी एक्सटेंशंस को हम इंस्टॉल करते हैं ऐड टू क्रोम करके, सेम इसको ऐसे ही करना है, ऐड टू क्रोम करना है, एक्सटेंशन ऐड करनी है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, सो जब एक्सटेंशन को खोलेंगे तो ऐसा पेज मिलेगा। उस पर जाके हमें क्या करना है? हमें एक नया वॉलेट क्रिएट करना है। सो एक क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। देन यू हैव टू सेट अप द पासवर्ड। then it will also provide you an option for securing your wallet by रिकवरी फ्रेज। मतलब जब भी अगर आपका पासवर्ड यू फॉरगेट इट, तो आप क्या कर सकते हो? वो वॉलेट को रिकवर कर सकते हो बाय यूजिंग द रिकवरी फ्रेज। अब ये रिकवरी फ्रेज कैसे आता है? तो जब ये सिक्योर माई वॉलेट को क्लिक करते हैं ना, तो ये कैसे रिकवरी फ्रेज देता है 12 वर्ड्स का, जो कि आप कॉपी करके रख सकते हो अपने पास। देन जब आपने इसको कॉपी करके रख लिया, उसके बाद ये एक लाइक फिलअप्स टाइप का देता है। वही 12 वर्ड्स देगा, उसमें से कुछ कुछ हाइड आपको राइट करने होंगे। मतलब एक फिलअप्स टाइप का दे देगा। जो इसने रिकवरी फेज दी है उसी में से आपको वो फिल करना होता है। देन उसके बाद कंफर्म करना है, एंड वंस इट इज़ डन, मेटामास्क इज़ सेटअप ऑन योर ब्राउज़र। उसके बाद देख सकते हो कि एक अकाउंट क्रिएट हो गया जिसमें आपको अकाउंट एड्रेस मिल गया। इसके अंदर बैलेंस क्या है? ज़ीरो ईथर है, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी लाइक मनी डाला नहीं है इसके अंदर, तो इसमें अभी ज़ीरो ईथर है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे टोकन्स क्या क्या हैं आपके पास, या NFTs क्या क्या हैं। एक्टिविटी टैब में जाओगे तो पता चल जाएगा क्या क्या ट्रांजेक्शन आपने की है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बाय करने का, सेल करने का, सेंड करने का। सेम यही जो एक्सटेंशन का पेज होता है वहाँ पे भी लोड होता है। सो अकाउंट्स पे जाके जब आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा डिटेल में दिखेगा कि अकाउंट का नाम क्या है। उसके बाद अकाउंट का एड्रेस क्या है वो भी यहाँ पे विजिबल होता है। कितने ईथर्स हैं उस अकाउंट पे वो भी विजिबल होता है। उनकी क्या वैल्यू है USD में वो भी विजिबल होता है। So this is how we install MetaMask and create a wallet in MetaMask. अब जब हमने बात की कि हमने एक मेटामास्क पे वॉलेट बनाया, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक एड्रेस आया हमारे पास उस वॉलेट का, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ऐसे हम उस पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे हमने देखा था अभी एक ही अकाउंट था, हम उस पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसके साथ एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड होता है। अब वो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए प्राइवेट की चाहिए। जैसे जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी एक लेजर होता है।
लेजर क्या होता है? लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनकी लिस्ट होती है। जैसे सपोज ए ने बी को भेजे थे 2 ईथर, राइट। तो अब इसके साथ और क्या होता है ट्रांजैक्शन के लिए? एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है जो उस ट्रांजैक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और एक होता है डिजिटल सिग्नेचर। अब जब हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ा था कि कैसे लिखते हैं इसको, कैसे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 2 कीज चाहिए होती है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। प्राइवेट की कौन सी होती थी? कि जो भी साइन कर रहा है उसकी प्राइवेट की, मतलब वो उसी के पास रहेगी, किसी और के पास नहीं रहेगी। पब्लिक की कौन सी होती है? जो सबके पास रहती है, ठीक है। तो अब ये जो प्राइवेट की है, हमने क्योंकि हमारा एक अकाउंट बनाया, हमारा एक ब्लॉकचेन पे एड्रेस बनाया हमने, तो हमारे पास भी एक प्राइवेट की होनी चाहिए। तो वो प्राइवेट की भी हम मेटामास्क पे देख सकते हैं। सो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सो अकाउंट एड्रेस यहाँ पे दिख जाता है। तो मेटामास्क पे जाना है, उसके बाद ये जो 3 डॉट्स आते हैं इस पर क्लिक करना। उसके बाद जब अकाउंट डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है शो प्राइवेट की। इस पर जब क्लिक करेंगे उसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा अकाउंट का, वो डालना होता है। यहाँ पे भी वार्निंग में लिखा होता है कि नेवर डिस्क्लोज दिस की, ये प्राइवेट की है तो किसी को भी देनी नहीं होती या डिस्क्लोज नहीं करनी होती। जब पासवर्ड डाल के कंफर्म करेंगे तो उसके बाद जो प्राइवेट की है आपके अकाउंट की वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो ऐसे हम किसी भी एक अकाउंट की जो मेटामास्क पे क्रिएट हुआ है, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका प्राइवेट की निकाल सकते हैं मेटामास्क के थ्रू। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमने बनाया, वॉलेट बनाया, ये ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करेगा। अगर ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब जो हमने ईथर स्कैन देखा था, ईथर स्कैन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है जो हमने स्टार्टिंग में कवर किया था, कि हम उस पर हर एड्रेस पे कितने टोकन्स हैं, क्या ट्रांसफ़र किया, कितनी ट्रांजेक्शन्स इसने किए हैं, वो सब देख सकते हैं, राइट। तो ये वाला अकाउंट भी ईथर स्कैन पे होना चाहिए। तो उसको देखने के लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू ऑन एक्सप्लोरर दबाएंगे, एंड यू सी ईथर स्कैन के प्लेटफॉर्म पे ये एड्रेस दिख जाएगा हमें, जहाँ पे हमें पता चल जाएगा इसके पास कितना बैलेंस है, इसने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, वो यहाँ पे आ जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ईथर स्कैन पे भी विजिबल हो जाएगी। उसके बाद अब अगर हमें एक और अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे हमने बात की कि यहाँ पे हम मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और अकाउंट अगर हमें क्रिएट करना है, सो अकाउंट्स पे क्लिक करना है, देन click on add account, उसके बाद you can add a new account, import account. So we will add a new account. Let's name the account as my account 2. Then click on create. Then you see you have created an another account on the same मेटामास्क वॉलेट। तो अब हमने एक और अकाउंट बना लिया, अब हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गए। तो ये एक अलग से बनेगा जो कि ईथर स्कैन पे विजिबल होगा। इसमें भी 0 ईथर ही रहेंगे क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी पैसे डाले नहीं है। देन यू सी यहाँ पे लिस्ट में हमें 2 अकाउंट्स दिख जाएंगे, दोनों का अलग अलग एड्रेस होगा। सो जैसे हमने बात की, दोनों ईथर स्कैन पे विजिबल होंगे, दोनों में 0 बैलेंस है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ईथर स्कैन पे विजिबल होगी। सो सेम वे में यू कैन सी कि जो हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं वो दोनों अकाउंट्स के लिए अलग अलग होगी। तो जब हम इस अकाउंट की प्राइवेट की को देखने जाएंगे और कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, तो वो दोनों डिफरेंट होंगी। सो यू कैन चेक इट आउट एज वेल। तो ये तो था मेटामास्क, कि मेटामास्क सेटअप कैसे करना है, बेसिक चीज़ की इंस्टॉल कैसे करना है और उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं गनाश। गनाश हमने ऑलरेडी कवर किया है, जब हमने ब्लॉकचेन सेटअप किया था तब भी हमने ये कवर किया था। बेसिकली ये क्या है, ये लोकल ब्लॉकचेन इम्यूलेटर है इथेरियम डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, डी ऐप बना रहे होते हैं, तो हमें टेस्टिंग के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए कुछ अकाउंट्स चाहिए, कुछ एक ईथर चाहिए होते हैं कि जिससे कि हम ट्रांजेक्शन करके चेक कर सकें कि जो हम डी ऐप बना रहे हैं वो चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कन्फिगरेबल ऑप्शंस होते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। ये लिंक है इसको डाउनलोड करने के लिए। जब हम लिनक्स पे हैं या फिर इन योर केस इफ़ यू आर यूजिंग WSL, तो आपको क्या करना है, गनाश CLI कमांड रन करनी है। ठीक है, उसके जब रन करोगे उसके बाद आपको लिस्ट आ जाएगी कि ये अवेलेबल अकाउंट्स है। 10 अकाउंट्स ये देते हैं विद देयर प्राइवेट कीज, और इन अकाउंट में कितना बैलेंस होता है, 100 ईथर बैलेंस होता है। ये फेक ईथर्स होते हैं, मॉक ईथर्स कह सकते हैं इन्हें, कि मतलब हम इन्हें टेस्टिंग के लिए या डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये रियल ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि गैस प्राइस क्या है, गैस लिमिट क्या है, और ये जो है ना ये पोर्ट 8545 पे रन होता है, और दिस इज़ द URL। तो वही था कि जो गनाश होता है ना, ये जितने भी अकाउंट्स देता है उसमें मॉक ईथर्स डालता है ताकि इजीली डेवलप कर सके या टेस्ट कर सके हमारे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को। विंडोज़ के केस में एक GUI वर्जन भी है गनाश का, जैसे आई विल शो यू। डाउनलोड लिंक दी हुई है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट। तो इस टाइप की एप्लीकेशन ओपन होती है जब आप न्यू वर्क स्पेस पे जाओगे एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट। इट विल टेक 1 or 2 minutes। ओके, वी कैन मूव अहेड। सो जब ये ओपन हो जाएगा ना, तो इस टाइप का इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा जहाँ पे काफ़ी सारे अकाउंट्स अवेलेबल होंगे विद बैलेंस ऑफ 100 ईथर इन ईच। और उसके बाद क्या क्या ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो किस अकाउंट में, उसकी अकाउंट भी यहाँ पे दिख जाती है, और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी देता है ये। तो अभी तक हमने बात की गनाश क्या होता है, मेटामास्क क्या होता है, गनाश हम कब यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये जेसन RPC क्या होता है। So JSON RPC stands for JavaScript Object Notation Remote Procedure Call। बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो कि RPC कॉल्स करता है JSON डेटा फॉर्मेट यूज़ करके। मतलब कि जो भी हमारा क्लाइंट है या जो भी डी ऐप हम बना रहे हैं, स्क्रिप्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, उसको इंटरेक्ट करने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन से एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है जो कि होता है JSON RPC। ठीक है, ये जैसे हम नॉर्मल और API वगैरह में यूज़ करते हैं वैसे ही प्रोटोकॉल होता है जो कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो क्लाइंट है ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और रिस्पॉन्स करेगा, और ये रिस्पॉन्स को फिर हैंडल करेगा। तो ये जो हो रहा है ना, इस कम्युनिकेशन को अलाउ करता है JSON RPC। मतलब इसकी मदद से हम कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं हमारे ब्लॉकचेन क्लाइंट्स के और इथेरियम नोड्स के बीच में। तो जैसे हमने देखा कि ठीक है यार, हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो इसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास है पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है वो API को टेस्ट करने के लिए बिल्डिंग में काम आता है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इजी है, वही नॉर्मल अकाउंट सेटअप करना है, साइन इन करना है, और उसके बाद एक वर्क स्पेस हमारे पास खुल जाता है। तो जैसे मेरे पास काफ़ी सारे ऑलरेडी बने हुए हैं।
इस टाइप का इंटरफेस होता है जहाँ पे जाके आप न्यू क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। अब हम जेसन आरपीसी की बात कर रहे थे, हमने हमारी ब्लॉकचेन पहले तो लोकली चलानी है, उसके बाद हमें उसके इंटरैक्ट करना है। ठीक है, उसको इंटरैक्ट करने के लिए हम जेसन आरपीसी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो लोकल ब्लॉकचेन चलाते हैं। ब्लॉकचेन हमें चलानी है किसे? गनाश CLI कमांड यूज़ करके। जब हमने गनाश CLI टाइप किया, एंटर मारा, उसके बाद यू सी हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स आ गए विद देयर प्राइवेट कीज, और उन सब के अंदर कुछ कुछ ईथर्स हैं, मतलब 100 ईथर्स हर अकाउंट में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बता देता है कि ये लिसन कर रहा है 127.0.0.1 पे और 8454 पोर्ट पे। ठीक है, तो अब हम पोस्टमैन पे जाएंगे। पोस्टमैन पे जाके यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हमने जो URL हमें मिली थी जब हमने ये गनाश चलाया, तो हमें पता चला कि ये इस URL पे लिसन कर रहा है और इस पोर्ट नंबर पे। ठीक है, तो हमने वो URL डाली। उसके बाद यहाँ पे मेथड सिलेक्ट करेंगे। मेथड हम यहाँ पे पोस्ट रखेंगे क्योंकि हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी पे जाएंगे, रॉ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम जेसन में भेजते हैं रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे जेसन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसका फॉर्मेट होता है, अभी तक हमने क्या किया, हमने पोस्टमैन खोला, हमने एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट की, हमने मेथड सिलेक्ट किया पोस्ट, जो हमें URL हमें मिली थी गनाश जब हमने चलाया लोकली, वो URL हमने डाली यहाँ पे विद अलॉन्ग विद इट्स पोर्ट। फिर उसके बाद हम बॉडी में गए, रॉ सिलेक्ट करके हमने जेसन इनपुट डाला जो कि रिक्वेस्ट में जाएगा। इधर क्या क्या डालते हैं, हम पहले डालते हैं जेसन आरपीसी और उसका वर्जन। ठीक है, उसके बाद हम मेथड डालते हैं कि क्या मेथड हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है पैरामीटर्स के लिए होता है कि क्या पैरामीटर्स तुम्हें पास करने हैं, वो यहाँ पे पास कर सकते हो। एंड देन दिस इज़ द आईडी, मतलब जब हम रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी हम भेजते हैं यहाँ से। तो अब ये मेथड कहाँ से मिलेगा, राइट। इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन है। जब इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो काफ़ी सारे मेथड्स ऑलरेडी डिफाइन हैं। ठीक है, यू सी ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो भी इसमें बताया हुआ होता है। तो वापस से पोस्टमैन पे जाएंगे। अभी हम यहाँ पे क्या मेथड पास कर रहे हैं, ETH_accounts। ये क्या करता है कि जितने भी इस URL पे अकाउंट्स हैं उनको लिस्ट कर देगा। ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को रिस्पॉन्स में देगा। तो अब हम ये रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। जब हमने सेंड किया तो स्टेटस आया 200 ओके, और रिजल्ट में आगे हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके एड्रेसेस। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसका हमें कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है और वो हो पा रहा है जेसन आरपीसी से, राइट। ऐसे ही हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं। जैसे अगला मेथड है ETH गेट बैलेंस। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एड्रेस में ये चेक करना है कि इसके अंदर कितना बैलेंस है, कितने ईथर्स हैं, तो वो चेक करने के लिए मेथड है। सेम वही, पहले हमने जेसन आरपीसी वर्जन लिखा, उसके बाद हमने मेथड बोला कि हमें ये वाला मेथड कॉल करना है, देन हमने पैरामीटर्स पास किए और फिर आईडी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है कि हम ये एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उसके बाद जब हम क्लिक करेंगे सेंड पे तो हमें रिजल्ट में ना हेक्स आएगा। जैसे इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे, जहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन रन हो रही है ना, जब भी हम कोई एक मेथड कॉल करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने कौन सा मेथड कॉल किया था, ETH_accounts, तो वो वाले मेथड यहाँ पे नेम हो गया। उसके बाद हमने गेट बैलेंस किया था तो वो यहाँ पे आ गया।
तो हमने चेक किया कि ईथ अकाउंट से कैसे हम सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं, जो जितने भी अकाउंट के एड्रेस है वो लिस्ट करा सकते हैं। उसके बाद जब हम देख रहे थे इट गेट बैलेंस पे, तो हमने पैरामीटर्स में क्या पास किया था, एक अकाउंट का एड्रेस पास किया था, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स में हमें एक हेक्स में नंबर आया था। इस हेक्स वाले नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 21 डिजिट का हमारे पास नंबर आया। अब हमने जब इसको ये जो होता है ये वाई में आता है। अब वाई को ईथर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, और जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमें मिल गया कि 100 ईथर है बैलेंस इसमें, ठीक है। बेसिकली ये जो गेट बैलेंस फंक्शन होता है ना, या मेथड होता है ना, ये क्या रिटर्न करता है, ये करंट बैलेंस रिटर्न करता है वाई में हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर इसको ईथर में हमें कन्वर्ट करना है तो पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करना पड़ेगा, देन वो जो डेसिमल में हमारे पास वैल्यू आई है उसको हमें वो वाई में आती है और उसको ईथर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये कन्वर्टर्स की भी लिंक डाली हुई है, यू कैन चेक इट आउट। हमने देखा कि हम इन जो हम कॉल कर रहे हैं मेथड्स को, उनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे। जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो वो ब्लॉकचेन जहाँ पे चल रही है, गनाश जहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे लॉग हो जाता है मेथड का नाम। सो अब इसी पे बेस्ड है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें पोस्टमैन इंस्टॉल करना है, पूरा जो भी बेसिक अकाउंट सेटअप होता है वो करना है, ठीक है। जो अभी हमने पहले बात की थी ये दोनों ट्राई करके देखनी है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, पोस्टमैन से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे और उसका कुछ रिस्पॉन्स आ रहा था। ये चीज़ हम कर्ल से भी कर सकते हैं, कर्ल कमांड से। तो वही है कि कर्ल कमांड का यूज़ करके हमें आरपीसी कॉल्स मारनी है, जो कि क्या करेंगी, रिट्रीव करेंगी बैलेंस को, किसी भी इथेरियम अकाउंट के एड्रेस को, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि हमें कैसे बैलेंस निकालना है किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट एड्रेस का। क्या कोड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो हमें निकालना है, इसके लिए भी मेथड होता है। जब डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करोगे तो वो मेथड मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड है रिट्रीव करना है हमें कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इथेरियम अकाउंट एड्रेस के लिए, ठीक है, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए भी मेथड होता है। तो वो भी बस रिक्वेस्ट करना है, उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब रिक्वेस्ट कैसे करना है, कर्ल कमांड से। लास्ट है कि स्टोरेज वैल्यू निकालनी है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर। पोजीशन यहाँ पे हेक्स में दी हुई है, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या हम स्टोर कर रहे हैं वो स्टोरेज वैल्यू हमें निकालनी है, उसके लिए भी फंक्शन होता है। तो इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करनी है, मेथड निकालना है और कर्ल कमांड से उसका रिस्पॉन्स लेना है। अभी तक हमने देखा कि बेसिक हमने लोकल ब्लॉकचेन सेटअप किया, गनाश चलाया, उससे जेसन आरपीसी से रिक्वेस्ट की, रिस्पॉन्स आया हमें, राइट। अब देखते हैं जो मेटामास्क हमने इंस्टॉल किया ना, उस वो लोकल ब्लॉकचेन से चले उसको कैसे सेटअप करना है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए पहले आपको ना लोकल ब्लॉकचेन का सेटअप करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है पिछले लेक्चर में, जिसकी वीडियो की लिंक डाली हुई है। सो यू कैन एक्सप्लोर दैट और यू कैन चेक आउट दैट, देन you can configure the MetaMask with local blockchain. तो पहले सिंपली वही MetaMask की एक्सटेंशन खोलनी है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है नेटवर्क्स का। ये जो ऊपर ऑप्शन होता है ये होता है नेटवर्क्स का। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी इथेरियम नेटवर्क सिलेक्टेड होता है तो वो नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है, क्योंकि हम एक लोकल ब्लॉकचेन का नेटवर्क ऐड कर रहे हैं इसलिए हम नेटवर्क ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ऐड अ नेटवर्क मैनुअली पे क्लिक करने के बाद नेटवर्क का नाम डालना है। जैसे यहाँ पे मैंने लोकल -नेट डाला है, यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पे डालनी है आरपीसी यूआरएल। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि इथेरियम ब्लॉकचेन जहाँ पे रन, मतलब जो हमारा नेटवर्क नोड हमारी रन हो रही है और जो हमारा क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो कर रहा है वो जेसन आरपीसी से कर रहा है, वो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमें वो आरपीसी यूआरएल डालनी है। वो आरपीसी यूआरएल कौन सी होगी, जहाँ पे हमारा ब्लॉकचेन चल रहा है, ठीक है। सो वो यूआरएल है ये वाली 127.0.1। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। मेक श्योर स्टार्टिंग में HTTP ऐड कर दे, ठीक
ठीक है। उसके बाद चेन आईडी। अब ये चेन आईडी कैसे मिलेगी? चेन आईडी मिलेगी रिक्वेस्ट करके, मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना ब्लॉकचेन की। तो ये चेन आईडी के लिए हमें कमांड यूज़ करेंगे। हमने कर्ल करके चेन आईडी निकाला, पोस्ट रिक्वेस्ट मारी, ठीक है। पहले हमने वही डिफाइन किया जेसन आरपीसी का वर्जन क्या होगा। उसके बाद हमने मेथड बोला, मेथड था इथ अंडरस्कोर चेन आईडी। ये क्या देगी? तुम्हें चेन आईडी दे देगी उस ब्लॉकचेन की, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स कुछ पास नहीं करने, हमें तो चेन आईडी चाहिए, हमें कुछ और चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने आईडी डिफाइन किया और उसके बाद हमने यूआरएल दे दी जिस पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। तो ये रिटर्न करेगी हमें चेन आईडी हेक्स फॉर्मेट में। सो रिजल्ट के अंदर हमारे पास हेक्स फॉर्मेट में चेन आईडी आ गया। इसको हम मेटामास्क पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल यहाँ पे हम ईथर यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिंबल क्या है? ETH, तो वो डाल देंगे हम यहाँ पे। देन विल सेव इट। देन वी कैन स्विच टू लोकल नेट, जो अभी हमने क्रिएट किया है नेटवर्क। बट अभी भी क्या हुआ? हम लोकल ब्लॉकचेन पे आ गए। हमें पता है लोकल ब्लॉकचेन पे बहुत सारे हमारे पास अकाउंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी 100 ईथर है, मॉक ईथर है, लेकिन उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने लोकल ब्लॉकचेन पे शिफ्ट तो कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास 0 ईथर ही है। क्यों? बिकॉज वी हैवंट चेंज द अकाउंट। अभी भी हम पुराने वाले अकाउंट्स पे ही हैं। तो जो हमें 10 अकाउंट्स मिले थे गैनाश रन करने के बाद, वो यहाँ पे इम्पोर्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो उनको इम्पोर्ट कैसे करें? वापस से अकाउंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहले किसी भी अकाउंट की एक प्राइवेट की कॉपी कर लेनी है। सारे अकाउंट्स में 100 ईथर है तो किसी की भी कर लो। देन ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन इम्पोर्ट अकाउंट। इम्पोर्ट अकाउंट के बाद क्या करना है? ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पे आप सिलेक्ट टाइप में कर सकते हो कि प्राइवेट की से हमें अकाउंट इम्पोर्ट करना है, और प्राइवेट की को यहाँ पे पेस्ट करके क्लिक ऑन इम्पोर्ट। नाउ यू सी कि आपके पास 100 ईथर बैलेंस है, और जो गैनाश में लोकल ब्लॉकचेन में लोकल ब्लॉकचेन से हमें अकाउंट्स मिले ना, वो उनमें से एक अकाउंट हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो अब ये जो 100 ईथर है, ये मॉक ईथर्स हैं, जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें भी हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कन्फिगर मेटामास्क फॉर आर लोकल ब्लॉकचेन और विद। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट एज वेल कि हार्ड हेड क्या होता है। हार्ड हेड एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो इथेरियम ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करता है? ये ऑटोमेट कर देता है टेस्टिंग को, डिप्लॉयमेंट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, राइट। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है कि हम डेवलप कर सके, डिप्लॉय कर सके, मैनेज कर सके, ठीक है। VS कोड भी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। VS कोड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। काफ़ी सारे ये प्लगइन्स है, ये इंस्टॉल कर सकते हो सॉलिडिटी के लिए, जो कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हेन वी क्रिएटेड द लोकल ब्लॉकचेन सेटअप, तब वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस। नाउ लेट्स कंपाइल एंड डिप्लॉय आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन लोकल ब्लॉकचेन। अभी हमने ब्लॉकचेन तो सेटअप कर लिया, तो जो लास्ट क्लास में हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे उनको लोकल ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक वही था कि इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद हमें एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर जाना है। उसके बाद हमें एक हार्ड हैट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करना है विद द कमांड npx hardhat init। जब हम ये करते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद सबको डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हो, चेंज भी कर सकते हो और ऑप्शंस को, एंड देन इट विल क्रिएट अ सिंपल हार्ड हैट प्रोजेक्ट और इट विल इनिशियलाइज अ हार्ड हैट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद यू कैन ओपन दैट प्रोजेक्ट इन VS कोड यूजिंग कोड डॉट कमांड। जब इसको डालोगे तो ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड हो जाएगा। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फाइल्स हमें ऑलरेडी मिल जाती हैं वो देखते हैं। पहले वही है, कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर होता है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाती हैं। टेस्ट स्क्रिप्ट्स हम लिख सकते हैं, उसके लिए टेस्ट फोल्डर होता है, इसके अंदर हम टेस्ट
स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। देन यहाँ पे हार्ड हेड कन्फिग्रेशन फाइल है, मतलब हार्ड हेड की कन्फिग्रेशन फाइल हमारे पास है। देन पैकेज डॉट जेसन, जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक हार्ड हेड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है यूजिंग npx हार्ड हेड init कमांड। अब हमें एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है, जो कि हमें एक बेसिक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट कर देगा। ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब भी हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमें एक पैकेज डॉट जेसन चाहिए होती है। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम करते हैं npm init -y, जो कि एक बेसिक सी सिंपल सी स्टार्टिंग पैकेज डॉट जेसन को इनिशियलाइज कर देता है और क्रिएट कर देता है। अब हमें हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर हमने देखा उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई mint.sol, और mint.sol के अंदर हमने क्या किया, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि हाउ टू मिंट अ टोकन, कैसे टोकन को मिंट करते हैं, उसका जो हमने कोड लिखा था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो वही था, पहले हमें लाइसेंस डिफाइन करना होता है, उसके बाद ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिख रहे हैं उसका वर्जन क्या था वो डिफाइन करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया, उसके बाद हमने नेम और सिंबल लिया, जो भी हम टोकन बना रहे हैं उसका एक नेम देंगे और सिंबल देंगे, राइट। उसके बाद मैपिंग्स देते हैं सिंपल। देन हमने इवेंट डिफाइन किया। देन कंस्ट्रक्टर था कि जो टोकन को क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमने टोकन बनाया उसका नाम है साइबर फोर्ज, सिंबल दिया हमने CFT। देन वी हैव पेस्टेड द फंक्शन टू मिंट द टोकन। ठीक है, अब ये वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि ये क्या है, हर एक चीज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर, सो यू कैन चेक आउट दैट एज वेल। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो चेक कर रहे हैं कि जिसको हम जिस एड्रेस पे हम मिंट कर रहे हैं टोकन को, वो ज़ीरो एड्रेस तो नहीं है। अगर ज़ीरो एड्रेस है तो ये एरर दे देगा, अदरवाइज चलेगा। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं कि जिस एड्रेस पे हम टोकन को मिंट कर रहे हैं वो पहले से ही तो उस टोकन का ओनर नहीं है, वो कंडीशन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद सिंपल हम जो टोकन ओनर है उसको ऐड कर रहे हैं टोकन आईडी के साथ मैपिंग में, एंड देन उसकी काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं कि अब उसके पास एक टोकन है। और इमिट कर रहे हैं ट्रांसफ़र इवेंट। ट्रांसफ़र इवेंट हम यहाँ पे क्यों इमिट कर रहे हैं, ताकि जितने भी ब्लॉकचेन में और नोड्स हैं उनको पता चल जाए कि ठीक है ये ट्रांसफ़र हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर सके या चेंजेस कर सके ब्लॉकचेन में। सो नाउ जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम रिमिक्स पे थे, रिमिक्स पे जाके हम कंपाइल कर रहे थे और डिप्लॉय कर रहे थे, राइट। तो अब लोकली कैसे इसको कंपाइल और डिप्लॉय करना है, जब हमें कंपाइल करना होगा ना तो हम यूज़ करेंगे कमांड npx hardhat compile। npx hardhat compile करेंगे, उसके बाद ये हमें मैसेज दे देगा कि कंपाइल्ड 1 सॉलिडिटी फाइल, जितने भी फाइल्स तुम कंपाइल करोगे उसकी काउंट ये दे देगा कि ठीक है ये कंपाइल हो गया है। अब जैसे हमने पढ़ा था या देखा था रिमिक्स पे, जब भी हम कंपाइल करते हैं तो बिल्ड फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बन जाती है जेसन फाइल, जिसके अंदर ABI होता है। ABI क्या था, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, और बाइट कोड होता है। सो दिस ABI और बाइट कोड ये इस जेसन फाइल में होता है, तो ये भी जब हम कंपाइल कर देते हैं तो उसके बाद क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लोकल ब्लॉकचेन चलाएंगे। लोकल ब्लॉकचेन हमने अभी ऑलरेडी चला के देखा कैसे चलाते हैं, ganache-cli कमांड यूज़ करके। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एक बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया जो कि हमने ऑलरेडी लिख रखा था, वही फंक्शन हार्ड हेड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट किया और कंपाइल किया। तो ये करके देखते हैं पहले। सेम चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर mint.sol नाम का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया, हमारी लोकल ब्लॉकचेन चलाई। लोकल ब्लॉकचेन चलाने के बाद हमने उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के लिए हमने कमांड यूज़ की थी npx hardhat compile। सो इसी कि अब ये कंपाइल हो गया। कंपाइल हो गया तो उसके बाद हमारे पास एक जेसन फाइल आ गई होगी। सो हम जाएंगे आर्टिफैक्ट्स फोल्डर के अंदर, उसके अंदर बिल्ड इन्फो पे जाएंगे तो ये जेसन फाइल मिल जाएगी। ठीक है, इस जेसन फाइल के अंदर हमारी ABI और बाइट कोड रहेगी जिसको हम यूज़ करेंगे बाद में। तो
तो अभी तक हमने क्या किया, हमने हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल कर लिया, ठीक है। अब डिप्लॉय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हार्ड हैट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करना पड़ेगा, जो हम लोकल ब्लॉकचेन चला रहे हैं ना, जैसे गैनाश जो हम चला रहे हैं, जैसे हमने मेटामास्क में नेटवर्क ऐड किया, ऐसे ही हमें हार्ड हैट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हार्ड हैट config.js फाइल में जाएंगे। उसके बाद इसके नीचे हम एक नेटवर्क डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हमारे नेटवर्क का नाम रहेगा। यहाँ पे मैंने गैनाश दिया है, यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन। उसके बाद जो यूआरएल है जिस पे वो लिसन कर रही है, जिस पे वो ब्लॉकचेन चल रही है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन जो हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स आए हैं, ठीक है, उनमें से किसी भी एक अकाउंट को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है, तो जैसे हमने रिमिक्स पे देखा था, जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ ईथर्स लगते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन फ़ी लगती है, राइट। तो उसके लिए हमें एक ऑलरेडी अकाउंट चाहिएगा ना, जिससे हम कर पाए ये ट्रांजेक्शन, तो इसलिए वो अकाउंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम। तो ये अकाउंट जब भी आप डिप्लॉय करोगे ना, जब भी आप गैनाश या वो लोकल ब्लॉकचेन चलाओगे, तो अलग अलग अकाउंट्स मिलते हैं, हर बार अलग अकाउंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो अकाउंट एड्रेस है इसको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिप्लॉय करने के लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले रूट डायरेक्टरी में स्क्रिप्ट फोल्डर बनाएंगे, और स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर deploy.js फाइल बनाएंगे, और उसमें जो हमारा फंक्शन होगा, पहले तो हार्ड हैट के प्रोजेक्ट को लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में क्या होगा कि जो मिंटर है, यहाँ पे मिंटर मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को लिया है, ठीक है, उसको लेंगे गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड यूज़ करके, और जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा है, जो mint.sol हमने बनाई है, उसके अंदर एक हमने कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेम रखा है ना, जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिफाइन किया है, वो नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन डॉट डिप्लॉय करके डिप्लॉय करेंगे, और उसके बाद वेट करेंगे कि डिप्लॉय हो जाए, और जब वो डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद हम उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे डॉट गेट एड्रेस से, ठीक है। एंड लास्ट में वही मेन फंक्शन को कॉल किया है सिंपली। सो ये हमने deploy.js लिखी। अब उसके बाद डिप्लॉय करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है ना, अभी उसी को बेसिकली रन करना है हमें। तो उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे npx hardhat run, जो भी स्क्रिप्ट लिखी है उसका पाथ, उसके बाद हाइफन नेटवर्क, और नेटवर्क का नाम, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नेटवर्क का नाम रखा है, वो नाम यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और जो भी हमारे स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर फाइल का नाम रखा है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जब इसको रन करेंगे ना, तो उसके बाद जो हमने मैसेज लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय टू और कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, तो जैसे ये डिप्लॉय हो गया, जब जब डिप्लॉय करोगे तब तब एड्रेस अलग आएगा, राइट। तो यही है। उसके बाद इसको हम जो गैनाश जहाँ पे रन हो रहा है, जो ब्लॉकचेन हमारी रन हो रही है, वहाँ पे भी लॉग्स में चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप डिप्लॉय करोगे तो एक ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास आएगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आएगा, कितनी गैस यूज़ हुई है, क्या ब्लॉक नंबर है, क्योंकि ब्लॉकचेन में ब्लॉक नंबर्स होते हैं, राइट, जो हमने देखा था, ब्लॉक हाइट भी बोलते हैं। उसके बाद किस टाइम ये ब्लॉक ऐड हुआ है वो। तो ऐसे हम डिप्लॉय करते हैं। तो अभी देखते हैं। यहाँ तक हमने क्या किया था, कंपाइल कर लिया था हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, है ना। उसके बाद वापस से प्रोजेक्ट में जाना है, स्क्रिप्ट फोल्डर बनाना है रूट डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद deploy.js फाइल बनानी है, जो हमने कोड डिस्कस किया वही है, मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिफाइन किया है वो यहाँ पे लिया, उसके बाद उसको डिप्लॉय किया, उसका वेट किया डिप्लॉय होने का, उसके बाद डॉट गेट एड्रेस से जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है वो एड्रेस हमने प्रिंट कराया। और जो हार्ड हैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस थे वो भी है कि पहले नेटवर्क का नाम डिफ़ाइन किया, उसके बाद यूआरएल डिफ़ाइन की, उसके बाद अकाउंट में एक हमने अकाउंट दिया, तो ये अकाउंट हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अकाउंट की प्राइवेट की डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमने मेटामास्क पे भी किया था, इंपोर्ट किया था हमने प्राइवेट की से, यहाँ पे भी हमें उसकी प्राइवेट की डालनी होती है। इसको सेव करेंगे, देन उसके बाद करेंगे npx hardhat run scripts
डिप्लॉय डॉट जेएस का पाथ देंगे, देन हाइफन हाइफन नेटवर्क, देन कैनैश, जो भी नेटवर्क का हमने नाम रखा है। सो इसी मैसेज आ गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय टू। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इस एड्रेस पे डिप्लॉय हो गया। ब्लॉकचेन पे चेक करते हैं, तो यू सी जो हम देख रहे थे कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो यहाँ पे लॉग हो गई कि ट्रांजैक्शन आईडी कॉन्ट्रैक्ट की क्रिएट हुआ है, तो उसका एड्रेस, क्या गैस यूज़ हुई है, क्या ब्लॉक नंबर है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। यू कैन चेक कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ रहा है ना वो और यहाँ पे जो है वो सेम है। सो मतलब कि सही हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आया है। सो अभी तक हमने क्या किया, जो हम रिमिक्स पे कर रहे थे वही अभी तक हमने किया। हमने पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, उसके बाद कंपाइल किया, उसके बाद डिप्लॉय किया हमारे लोकल ब्लॉकचेन पे। अब आती है बात इंटरैक्ट करने की। इंटरैक्ट से मतलब क्या है मेरा, कि अगर मुझे, जैसे हम जब रिमिक्स पे कर रहे थे ना, डिप्लॉय करने के बाद वहाँ पे कुछ कुछ बटन्स आ रहे थे हमारे पास, राइट, कि लाइक आई विल शो यू। जब भी हम डिप्लॉय कर रहे थे तो ऐसे ऐसे बटन्स आ रहे थे, उनसे इंटरैक्ट करके हम कंफर्म कर रहे थे ना कि हमारा फंक्शन सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो लोकल ब्लॉकचेन के केस पे तो ऐसा नहीं होगा, ये हमें बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। तो उसको बिल्ड करने के लिए या इंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास एक है web3.js। ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करने के काम आती है, ठीक है। ये अलाउ करती है ट्रांजैक्शन सेंड करना या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के, मैनेज करती है इथेरियम अकाउंट्स को, एंड ऑल्सो इट इंटीग्रेट्स विद वॉलेट ईजिली, ठीक है। इट्स हेल्प अस इन बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन एंड मैनी अदर यूज केसेस। You can check out its documentation as well, link is attached, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे इंटरैक्ट करना है। जो अभी हमने डिप्लॉय किया ना कॉन्ट्रैक्ट, जो मिंटिंग टोकन का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बनाया और उसको डिप्लॉय किया, उससे इंटरैक्ट कैसे करें। सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करेंगे web3.js का, जो कि होता है web3। सो npm इंस्टॉल web3 किया। उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी रूट डायरेक्टरी में एक फ़ाइल बनाएंगे interact.js, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको समझते हैं। सो पहले तो वही कि पैकेज को हम लेंगे फाइल के अंदर, ठीक है। ये fs और पाथ हम यूटिलाइज करेंगे, तब बताते हैं कि क्या यूज़ केस है। बेसिकली जो हमने जो जेसन फाइल आ रही है ना कंपाइल करने के बाद, बिल्ड फोल्डर के अंदर जो जेसन फाइल आ रही है उसके अंदर से हमें ABI और बाइट कोड चाहिए होता है, तो उसके लिए, उसको लेने के लिए हम ये लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एड्रेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्ट किया लोकल ब्लॉकचेन से यूजिंग द web3 मेथड, ठीक है, या फंक्शन कह सकते हैं। तो जब हमने इसके अंदर हमने URL दे दी जिस पे हमारी लोकल ब्लॉकचेन चल रही है, जो कि है 127.0.0.1 और पोर्ट है 8545, ठीक है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट की ABI चाहिए होगी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली फाइल रीड कर ली, उसमें से हमने ABI को निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिफाइन किया। अब जब हमने डिप्लॉय किया था, तो डिप्लॉय करने के बाद जब हमने डिप्लॉय किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आया था, तो वो यहाँ पे हमें डालना होगा कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसका एड्रेस हमें मेंशन करना होगा। देन वी हैव टू क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा ना उसका एक इंस्टेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे web3.eth.contract मेथड यूज़ करके। सो ये तो था बेसिक चीज़, जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो हमें वेरिएबल्स हैं, जो जो हमें चीज़ें चाहिए, इंस्टेंसेस चाहिए, वो हमने कर लिया। उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन मिंट टोकन का। बेसिकली जब भी हमें हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से कुछ भी इंटरेक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली फंक्शन कॉल करते हैं जो कि कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस रन कर रहे होते हैं और उसके बाद आउटपुट देते हैं, राइट। तो वही हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया मिंट टोकन का। पहले जितने भी अकाउंट्स है वो हमने ले लिए। उसके बाद जो पहला अब क्या हो रहा था, जब हमने रिमिक्स पे किया था तो हमने ये देखा था कि जब भी हमें मिंट करना है तो हमें दो चीज़ चाहिए होती थी, एक तो टू एड्रेस और एक
टोकन आईडी, राइट। लेकिन जब हम इसको मिंट कर रहे हैं ना, तो टू एड्रेस में तो हम किसी का भी एड्रेस डाल सकते हैं, है ना। अब मिंट करने के लिए भी तो कुछ ट्रांजैक्शन फी लगती है ना, वो भी तो किसी अकाउंट से कटेगी। वो भी तो मतलब जब हम रिमिक्स पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, ऊपर लाइक आई विल शो यू, ये जो हमने अकाउंट सिलेक्ट किया है, जब रिमिक्स पे हम डिप्लॉय करने जा रहे थे तो स्टार्टिंग में हम एक अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही है कि जब भी हम मिंट कर रहे हैं ना, तो ट्रांजैक्शन फी तो लगती है, गैस जो बोलते हैं वो लगती है, वो इस अकाउंट से ट्रांसफ़र होती है जो हम ऊपर सिलेक्ट करते हैं। तो इस केस में भी हमने फ्रॉम में एक अकाउंट डाला जिससे कि वो ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी, और टू में जिस भी एड्रेस को हमें मिंट करना है वो डाला। फिर उसके बाद टोकन आईडी हमने डाली, एंड देन हमने बोला, हमने प्रिंट कर दिया स्टेटमेंट कि हम इस एड्रेस से इस पे मिंट कर रहे हैं ये टोकन आईडी, ठीक है। उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक में हमने मेथड डिफाइन किया मिंट का, हमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिखा, फिर डॉट मेथड्स करके जो मेथड हमने डिफाइन किया है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, या जो फंक्शन हमने लिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा। उसके बाद जो हमें पैरामीटर्स पास करने, क्या पैरामीटर्स थे, टू एड्रेस था और टोकन आईडी थी, वो हमने सेंड की। और जो गैस प्राइस रखना था हमने वो स्पेसिफाई किया, और इसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी कि ये टोकन आईडी मिंट हो गई है, ठीक है। अगर ये चल गया, अगर ये नहीं चला तो ये कैच में चला जाएगा और एरर दे देगा कि मिंट करते वक्त हमें ये एरर आया। तो ये तो हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फिर लास्ट में हमने इसको कॉल कर दिया फंक्शन को, तो ये रन हो जाएगा। फिर वही, क्योंकि हमने एक स्क्रिप्ट ही लिखी है, स्क्रिप्ट रन करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, नोड देन स्क्रिप्ट का नाम। तो सेम इधर वही यूज़ करेंगे, नोड देन स्क्रिप्ट का नाम interact.js। जब हम इसको रन करेंगे तो जो भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, जैसे हमने क्या किया था कि interact.js में डिफाइन किया था कि जैसे वो चलेगी लास्ट में वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो टोकन आईडी हमने स्पेसिफाई की थी 553, और जिस एड्रेस को हमने डिफाइन की थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, और लास्ट में हमें मैसेज आ गया कि टोकन आईडी मिंटेड सक्सेसफुली। एंड यू कैन ऑल्सो कन्फर्म इट ऑन ब्लॉकचेन एज वेल कि ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई है। ट्रांजैक्शन आईडी आ जाती है, क्या गैस यूज़ हुआ है, क्या ब्लॉक नंबर है, क्या ब्लॉक टाइम है, वो सब लॉग हो जाता है। सो इसको देखते हैं। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने रूट डायरेक्टरी में गए, उसमें एक interact.js फाइल बनाई, ठीक है। जो मॉड्यूल्स हमें चाहिए थी वो हमने इंपोर्ट की। उसके बाद हमने ब्लॉकचेन को कनेक्ट किया। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट की ABI की थी उसको लिया, कॉन्ट्रैक्ट जिस एड्रेस पे डिप्लॉय हुआ है वो एड्रेस डाला। तो क्योंकि अभी अभी हमने डिप्लॉय किया तो एड्रेस चेंज होगा, तो वो एड्रेस कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट मेथड। उसमें हमने ABI पास करते हैं और जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस पास करते हैं। देन हमने हमारा फंक्शन लिखा मिंट टोकन का, जिसमें पहले तो सारे अकाउंट्स ले लिए, और उन अकाउंट्स में जो सबसे पहला अकाउंट है ना वो लिया हमने। ये वाला अकाउंट क्यों लिया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कुछ तो ट्रांजैक्शन फी लगती है, राइट, कुछ तो गैस लगती है। अब वो कोई तो पे करेगा, ये टू एड्रेस को तो मिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो ये टू एड्रेस देगा, लेकिन वो मिंट करने के लिए भी तो कुछ ट्रांजेक्शन फ़ी लगेगी। वो ट्रांजेक्शन पे करेगा अकाउंट ज़ीरो एड्रेस, जो फ्रॉम एड्रेस हम डाल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। देन हमने ट्राई कैच ब्लॉक में फंक्शन लिखा सेंड करने का, पहले कॉन्ट्रैक्ट का नाम, फिर डॉट मेथड्स, मेथड का नाम, देन जो हमें पैरामीटर्स पास करने हैं जैसे टू एड्रेस और टोकन आईडी, उसके बाद सेंड कर दिया। किस एड्रेस से हम भेज रहे हैं फ्रॉम के अंदर वो डाला। ये फ्रॉम वही एड्रेस है जिससे कि जो ट्रांजैक्शन फी लगेगी ना मिंट करने के लिए वो यहाँ से कट होगी और गैस प्राइस कट होगा, ठीक है। ये सेंड हो गया। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है देन इट विल प्रिंट कि इट मिंटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर आ जाएगा। और लास्ट में हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब ये टू एड्रेस को पहले हम रिप्लेस करते हैं। सो सपोज जैसे मैंने टू एड्रेस डाल दिया, ये 0x36 वाला,
और टोकन आईडी मैंने डाल दी 13। अब वापस जाएंगे, क्योंकि अभी हम हमारे जो प्रोजेक्ट है मिंट एनएफटी उसके अंदर ही हैं, रूट डायरेक्टरी में ही हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे नोड इंटरैक्ट डॉट जेएस लिखेंगे एंड एंटर करेंगे। सो यू सी हमारे पास आ जाता है कि जो टोकन है वो मिंट हो गया है, टोकन आईडी जो हमने पास की थी 13 वही है। देन फ्रॉम एड्रेस, ये वाला एड्रेस है अकाउंट 0, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन फी लगेगी या जो भी इनिशियल गैस प्राइस लगेगा वो ये अकाउंट पे करेगा। देन हमने टू एड्रेस डाला कि जहाँ पे हम ये टोकन को मिंट कर रहे हैं वो एड्रेस, एंड लास्ट में हमने मैसेज प्रिंट कराया। एंड सेम चीज़ को हम कंफर्म कर सकते हैं ब्लॉकचेन के लॉग्स पे भी। ट्रांजैक्शन आईडी हमें मिल जाएगी, गैस यूसेज कितनी हुई है वो मिल जाएगा, ब्लॉक नंबर एंड ब्लॉक टाइम। अब अगर मैं सेम ही टोकन को दोबारा मिंट करती हूँ, जो कि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि एक टोकन अगर एक बार मिंट हो गया तो वो सेम दोबारा मिंट नहीं होगा, ठीक है, तो वो चेक करते हैं। तो देखो जैसे कि जब हमने इसको दोबारा से मिंट किया ना, हमने चेंज नहीं किया, हमारे इंटरैक्ट फाइल में हमने टोकन आईडी चेंज नहीं की, सेम टोकन आईडी रखी, ठीक है। जब हम सेम टोकन आईडी को मिंट करने जा रहे हैं ना, तो पहले तो मैसेज प्रिंट हो रहा है कि ये वाली टोकन आईडी इस एड्रेस से इस एड्रेस पे मिंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया एरर मिंटिंग टोकन इनवैलिड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स सही नहीं आया, ठीक है। अब ब्लॉकचेन के लॉग्स में देखते हैं कि एक्चुअल में रिवर्ट हुआ क्या, रिवर्ट का रीज़न क्या था। यस, सो ब्लॉकचेन के लॉग्स में पहले तो ट्रांजैक्शन आ गया, जो भी गैस यूज़ हुई वो आ गया, ठीक है। उसके बाद रन टाइम एरर आया, और रन टाइम एरर का रीज़न क्या था कि ये रिवर्ट हो गया। रिवर्ट का रीज़न क्या था कि जो टोकन था वो ऑलरेडी मिंटेड था, क्योंकि ये केस हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, इसीलिए ऐसे रिवर्ट का हमारे पास रीज़न आया, ठीक है। सेम वे में जो और हमने चेक्स लगाए हुए हैं कि अगर टू एड्रेस 0 एड्रेस है तो वो मिंट ना करे, तो वो भी हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। सो सेम चीज़ कि अगर हम सेम टोकन को दोबारा मिंट करने जाएंगे, जिसका हमने ऑलरेडी चेक लगाया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि वो रिवर्ट कर देगा उस केस में, वो हमने वेरीफाई किया कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, सो वी चेक कि हाँ रिवर्ट होता है, कि अगर हम सेम आईडी को दोबारा से या सेम टोकन आईडी को दोबारा से मिंट करने जाएंगे तो हमारा रिवर्ट हो जाएगी ट्रांजेक्शन। सो जो एक्टिविटी 2 है ना, उसमें क्या करना है, ये जो हम इंटरैक्ट डॉट जेएस बना रहे हैं वही कंटिन्यू करना है, बिल्ड करना, बस अब उसमें और फंक्शंस ऐड करने हैं। जैसे जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शंस लिखे थे ना सारे, कि ओनर ऑफ चेक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, या फिर अप्रूव्ड सेट कर सकते हैं, या ऑपरेटर सेट कर सकते हैं, उन्हीं फंक्शंस को लेके उन्हीं पे बिल्ड करना है। तो सबसे पहला क्या बिल्ड करना है, ओनर ऑफ फंक्शन का बिल्ड करना है, कि हमें रिट्रीव करना है कि एक स्पेसिफिक टोकन आईडी का ओनर कौन है, ठीक है। अब उसके लिए पैरामीटर क्या होगा, अगर मुझे एक टोकन आईडी का ओनर पता करना है तो ऑब्वियसली वो टोकन आईडी जाएगी सिर्फ पैरामीटर में, ठीक है। इंश्योर करना है कि वो जो टोकन आईडी है वो वैलिड है और एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं एग्जिस्ट करती और वैलिड नहीं है तो उस केस में रिवर्ट करना है, तो ये हमें चेक लगाना है एक। देन हमें बैलेंस ऑफ फंक्शन के लिए इंटरैक्ट डॉट जेएस फाइल में ऐड करना है फंक्शन, जो क्या करेगा, रिट्रीव करेगा एक स्पेसिफिक एड्रेस के पास कितने टोकन्स हैं, ठीक है। अब जब हमें ये चेक करना तो पैरामीटर क्या होगा, यही ना कि एक ओनर का एड्रेस होगा जिसके लिए तुम बैलेंस निकाल रहे हो, राइट, तो वो एड्रेस यहाँ पे पैरामीटर रहेगा। उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि वो जो टोकन आईडी है, ओके, हमें इंश्योर करना है कि जो एड्रेस है ना ओनर का वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो 0 एड्रेस तो नहीं है। जो चेक्स हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लगाए थे वही चेक्स हमें यहाँ पे लगाने हैं। नेक्स्ट हमें अप्रूव फंक्शन के लिए लिखना है। अप्रूव फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे एड्रेस को अप्रूव कर रहे थे कि वो ओनर के बिहाफ पे ये पर्टिकुलर टोकन ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। तो वो फंक्शंस के लिए हमें इंटरैक्ट डॉट जेएस में फंक्शन ऐड करना है। तो उसमें पैरामीटर क्या होगा, उसमें पैरामीटर होगा एक टू एड्रेस और टोकन आईडी, राइट। उसके बाद हमें वैलिडेट करना है कि जो टू है वो एक इथेरियम एड्रेस है या नहीं है, वैलिड इथेरियम एड्रेस है या नहीं है, और जो टोकन आईडी है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि जो ये एड्रेस को अप्रूव कर रहा है ना, जो फ्रॉम है
वो खुद एक ओनर है या नहीं है, या फिर ऑपरेटर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये स्टेट चेंजिंग फंक्शन है तो इसमें एक ट्रांजैक्शन हमें लगेगी, तो वो इंश्योर करना है। सो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू इसका यही है कि जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन लिखे उनको हम इंटरैक्ट डॉट जेएस से कैसे इंटरैक्ट करेंगे उन फंक्शंस के साथ, वो सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। सो यार दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो।